हम बात करते हैं आज यूनिट 5 का एक पहला चैप्टर की मैंने चर्चा कर दी है आपसे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सेकंड चैप्टर है इकोसिस्टम। जब मैं आपको इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी बता दिया था तो उस समय ढेर सारी बात बता दिया था, खासकर इकोसिस्टम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में पहली बात मैं बात करूँ इकोसिस्टम क्या है। हमने बात किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके चारों तरफ पाया जाने वाला इन्वायरमेंट के बीच अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, और उसी इंटरेक्शन से एक सिस्टम डेवलप होता है जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम जो टर्म है ये जी टेंसिल महोदय ने दिया है। यदि मैं आपसे बार बार बात करूं या आप विचार करें, सोचें कि इकोसिस्टम या इकोलॉजी इस आधुनिक समाज की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, ठीक है। और उसी इकोसिस्टम के साथ अपन या फूड चेन के साथ, फूड वेब के साथ लगातार हम उसके साथ हस्तक्षेप करते हैं, जिसका दुष्परिणाम आपको सामने दिखाई देता है। तो अपन बात करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। प्रश्न कैसा आएगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम की संरचना समझाइए। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम या किसी इकोसिस्टम की संरचना में दो मुख्य फैक्टर होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में सनलाइट होगा, एयर है, वाटर है, सॉइल है, सल्फेट, नाइट्रेट एंड फास्फेट। क्लियर? ये ढेर सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, उसका अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट। अपन अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में मुख्यतः लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के रूप में क्या क्या मिल सकता है ग्रासलैंड में? एक मिल सकता है जिसकी सबसे अधिक संख्या होती है साइनोडॉन, जिसे दूब घास कहते हैं, ठीक है। किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रास जो है वो कौन सी है? दूब घास या साइनोडॉन, डेक्टिलियन, फिर है डेस्मोडियम, फिर इसके बाद मालवेस्ट्रम और यूफोरबिया और सिटेरिया। कुल मिला के आपको लिखना है, क्या लिखना है कि प्रोड्यूसर सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? स्टार्च के रूप में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अर्थात इसीलिए प्रोड्यूसर को क्या कहा गया? कन्वर्टर कहा गया। और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में निम्नलिखित प्रोड्यूसर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अपन आए प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में आप बात करेंगे हमेशा शाकाहारी होते हैं, अर्थात प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं। मुख्य ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर पाए जाते हैं? हिरण, खरगोश, भेड़, गाय, भैंस, चूहा, टिड्डा, दीमक। ये क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा कैसे होते हैं? हर्बीवोर्स या शाकाहारी। अपन अब आए सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी या टॉप कंज्यूमर, ये दोनों कैसे होते हैं? कार्निवोर्स या मांसाहारी। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में मेढक, छिपकली, गिरगिट हो सकते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। फिर अपन आए टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर के रूप में हमेशा क्या होगा? सांप होते हैं, ठीक है। अब अपन आए डिकम्पोजर। डिकम्पोजर आप जानते हैं, डिकम्पोजर वह सजीव होते हैं जो किसी सजीव की डेड बॉडी को डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देते हैं। और डिकम्पोजर के रूप में हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और फंगस है। अपन जब आगे बात करेंगे या तुम्हें खुद बताना है, उन बैक्टीरिया के नाम लिखना है जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का काम करते हैं। इसके अलावा एक्टिनोमाइसीट्स का नाम लिखना है और फंगस का नाम लिखना है, ठीक है। फिर अपन अब एक और नए इकोसिस्टम की बात करते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्लियर ना? तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखिए एबायोटिक कंपोनेंट सेम होंगे दोनों के। क्या क्या बोले आप? सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, सल्फेट, नाइट्रेट, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में प्रोड्यूसर के रूप में जितने भी जंगल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ट्री स्पीसीज पाई जाती हैं, श्रब पाई जाती हैं, हर्ब्स पाई जाती हैं, उनके नाम लिख सकते हैं आप। क्या क्या लिख सकते हैं? सागौन है, शीशम है, ठीक है, साल है, धवा है, तेंदू है, ठीक है, एक लेडिया है, लेजरिस्टोमिया परविफ्लोरा है, ठीक है। तो ढेर सारे जो ट्री स्पीसीज हैं, बीजा है, हल्दू है, तिनसा है, ये ढेर सारे आप बॉटेनिकल नेम लिख दें या जनरल नेम लिख दें तो चलेगा, ठीक है। तो ढेर सारे जो प्रोड्यूसर बताएंगे आप। प्रोड्यूसर वह पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को
स्टार्च के रूप में कैद करते हैं, अर्थात एक ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तन का काम करते हैं। ठीक है, फिर आप बताएं प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं। इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में निम्नलिखित प्राइमरी कंज्यूमर पाए जाते हैं: हिरण, गिलहरी, खरगोश, टिड्डा, दीमक। सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में लोमड़ी, सियार आपको देखने को मिल जाएंगे, और टॉप कंज्यूमर के रूप में शेर और चीता। डिकम्पोजर के रूप में बैसिलस प्रजाति के जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सुडोमोनास भी है और स्पर्जिलस है फंगस। ठीक है, क्लियर ना? तो आपको दो इकोसिस्टम की मैंने बात किया, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। अब आप विचार करें, एक शब्द मैं बोल रहा हूँ इकोसिस्टम बैलेंस है और दूसरा है इकोसिस्टम बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इकोसिस्टम बैलेंस का मतलब ये है कि फूड चेन रेगुलर रूप से चल रही है। ठीक है, यदि आप कल्पना करें, सोचें, ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ, इकोसिस्टम मान लीजिए डिस्टर्ब हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, असंतुलित हुआ। तो असंतुलित में क्या है, मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर को मनुष्य जैसे घातक प्राणियों ने नष्ट करना चालू किया। जब प्राइमरी कंज्यूमर को नष्ट करना चालू कर देगा तो आप बताएं मुझे कि प्रोड्यूसर की संख्या उस ग्रासलैंड में अचानक बढ़ जाएगी। ठीक है, और सोचे प्रोड्यूसर की संख्या बढ़ जाएगी अर्थात बड़ी बड़ी घास हो जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो किसके ऊपर डिपेंड थे, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर, वह भी शहर की ओर भागना चालू करेंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर कौन डिपेंड था, टॉप कंज्यूमर, ये भी कहाँ भागना चालू करेगा, शहर की तरफ भागना चालू करेगा, आपके घरों की तरफ आना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो आप समझें कि जब इकोसिस्टम बैलेंस होगा अर्थात फूड चेन प्रॉपर वे में चलती रहेगी, तब हम कहेंगे कि इकोसिस्टम बैलेंस है। और इस इकोसिस्टम यदि बैलेंस है तो अपन कह सकते हैं कि हमारे तथा अन्य सजीवों के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं बज रही। ठीक है, अब कल मैं कुछ नई बात करूंगा, आपको एक काम दे रहा हूं, जैसे मैंने ग्रासलैंड और फॉरेस्ट बना के दिया है, वैसे ही आप तीसरा इकोसिस्टम है पॉन्ड इकोसिस्टम, उसकी संरचना बना के दिखाना है।